प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के राजनीतिक विचारों का श्री गणेश करेंगे। अर्थात इससे पहले हमने आपको मनु की रचना मनुस्मृति के बारे में जानकारी दी थी और मनु के ऊपर लगभग मैंने 16-17 लेक्चर अपलोड किए हैं। आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत दूसरा चिंतक ले रहे हैं। कौन? कौटिल्य। और कौटिल्य के बारे में आज हम दो बातों की जानकारी देंगे। क्या कौटिल्य के जीवन के बारे में सामान्य परिचय और कौटिल्य की जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, क्या विश्व प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तो इस अर्थशास्त्र के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे कि भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का क्या अर्थ बताया है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण या अध्याय हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। यस, नोट करें, टॉपिक का नाम होगा कौटिल्य जीवन परिचय और अर्थशास्त्र। मतलब कौटिल्य के जीवन के बारे में परिचय किया जाएगा आज, और इसके साथ में कौटिल्य की जो रचना है, ग्रंथ है, इसको हम गौरवमयी ग्रंथ भी कह सकते हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और इसमें 15 अधिकरण है या अध्याय हैं। कौटिल्य ने इनको अधिकरण कहा है, तो हम अर्थशास्त्र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि भी 15 के 15 जो अध्याय या अधिकरण हैं, इनमें किस किस अधिकरण में किस किस विषय की चर्चा की है या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। लेक्चर नंबर 23। चलो बेटा नोट करो, कौटिल्य जीवन परिचय और इसकी रचना अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देंगे। लेक्चर नंबर 23 होगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ बेटा कि ये जो बातें मैं नोट करता हूँ इसलिए करता हूँ कि जब विद्यार्थी बार बार कहते हैं कि सर हमें नोट्स उपलब्ध कराओ, तो बेटा ये मैं आपके लिए ही नोट करता हूँ। अन्यथा जैसे ही मेरा ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, मतलब बीए के 6 पेपर हो गए, एमए के 9 पेपर हो गए, तो ये मतलब जो है 15 के 15 पेपर जैसे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में क्यों लेक्चर रूप में आपको समझाया करूँगा, यहाँ पर नोट नहीं करूँगा। ये तो मेरी व्यवस्था है कि आप बार बार करें सर हमें नोट कर करके आप बताएं, तो मैं पहले आपको नोट कर देता हूँ, इसके बाद में इसकी एक एक की व्याख्या कर देता हूँ। तो मेरा कहने का भावार्थ यहाँ ये है कि ये तो मैं आपके लिए इसलिए नोट करता हूँ कि आप अपने नोट्स बना सकें, बाकी समझना इस रूप में जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए बेटा, कौटिल्य से पहले मैंने आपको क्या समझाया था? मनु। यस बेटा, मनु की रचना क्या है? मनुस्मृति। क्लियर हो गई ये बात। और मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री है। क्या है बेटा? वो एक धर्मशास्त्री है, जबकि कौटिल्य एक राजशास्त्री है। ये आपको नोट करना है। जबकि कौटिल्य क्या है? एक राजशास्त्री है। तो ये डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मनु की मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसकी एक एक बात को क्रम से समझाएंगे, जिससे कि एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत आंसर नहीं दें। और मैं इतना भी विश्वास दिला रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उनको अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप एक एक बात नोट करेंगे, मैं समझाता जाऊँगा। मैंने केवल संकेत रूप में नोट किया है, बाकी मैं पूरा बोलूँगा, आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है क्या कि कौटिल्य की 2 वाक्यांश ली है मैंने, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कॉम्पिटिशन में पूछ ली जाती हैं। जैसे कौटिल्य ने सबसे पहले ये बात लिखी है अपने अर्थशास्त्र में, क्या कि राजा के लिए, नोट करें, राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न कोई सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। कौन कह रहे हैं? ये कौटिल्य कह रहे हैं। तो पूरा वाक्यांश लिख लेंगे। इसके बाद में फिर कौटिल्य दूसरे वाक्यांश दे रहे हैं अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ही। क्या कह रहे हैं पूरा लिखेंगे, मैंने यहाँ केवल संकेत दिया है। कौटिल्य कह रहे हैं या कौटिल्य ने कहा है कि आणविक की, जैसे मैंने यहाँ 4 विद्याओं के नाम भी लिख रखे हैं, आणविक की, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। तो यही मैं यहाँ बोल रहा हूँ, नोट करें। कौटिल्य ने कहा है या कौटिल्य के अनुसार आणविक की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये 4 विद्याएं हैं। ये 4 विद्याएं हैं और इन विद्याओं का मूल है दंड नीति। मतलब आणविक की, त्रयी और वार्ता का आधार दंड नीति है। अतः कौटिल्य ने कहा है कि दंड नीति सबसे
महत्वपूर्ण है। अर्थात वास्तविक रूप में संपूर्ण संसार की रक्षा यदि कोई करेगा तो वह केवल दंड नीति करेगा। इस दंड नीति को ही प्राचीन भारत के अंतर्गत राजधर्म, राजशास्त्र, राजदर्शन कहा जाता था। जैसा कि मनु ने भी कही है ये बात। तो फिर से दोहरा रहा हूं मैं। कौटिल्य के अनुसार आणविक की त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये 4 विद्याएं हैं और इन 4 विद्याओं में दंड नीति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दंड नीति ही आणविक की त्रयी और वार्ता का आधार है और दंड नीति ही संपूर्ण संसार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये बात किसने कही है? कौटिल्य ने। तो ये वाक्यांश आप नोट करेंगे। इसके बाद में हम इसकी एक एक बात को लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पार्ट बनाए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 3। अब आप इन 3 पार्टों को समझ जाएंगे तो उसके बाद में कौटिल्य की जो सामान्य जानकारी है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद में हम कौटिल्य के राज्य से संबंधित सिद्धांत हैं, कर से संबंधित सिद्धांत हैं, परराष्ट्र संबंधित सिद्धांत हैं, ये सारी बातें क्रम से मैं आपको बता दूंगा। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी काफ़ी बताया, दंड व्यवस्था के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, सबके बारे में लिखा है इन्होंने अर्थशास्त्र में। ये सारी बातें मैं क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रूप से एक एक समझाऊंगा। यहाँ तो मैं केवल सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। चलिए बेटा, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या लिया है, नोट करें। कौटिल्य शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, प्राचीन भारत के अंतर्गत शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक कौन था? आपका आंसर होगा कौटिल्य। यस, तो नोट करें, कौटिल्य शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक। अर्थात वास्तविक रूप में जो कौटिल्य था वो प्राचीन भारत में शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक क्यों था? इसलिए था क्योंकि कौटिल्य से पहले राजनीति के बारे में जो कुछ भी लिखा गया था वह अस्त व्यस्त था, अव्यवस्थित था। उन सभी को व्यवस्थित रूप देने वाले कौटिल्य हैं और उसको व्यवस्थित रूप दिया इन्होंने अपनी रचना अर्थशास्त्र में। और इन्होंने वास्तव में शासन कला तथा कूटनीति के बारे में अर्थशास्त्र में जितना लिखा है उतना आज तक किसी विद्वान ने पूरी दुनिया में नहीं लिखा है। यहाँ तक कि पश्चिम वाले भी अर्थशास्त्र से यदि लोहा लें तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के मुकाबले में तो वास्तव में देखा जाए तो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स को ही हम ला सकते हैं, जो कि राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं, अरस्तु। तो वास्तव में अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स और हमारे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये दोनों विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नोट करें। फिर मैंने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि सूर्य सदैव, मतलब ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम कि शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक कौटिल्य को माना गया। क्यों माना गया? इसलिए माना गया क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान का उदय भी पूर्व में अर्थात भारत में हुआ है। यस, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कहा जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितने राजनीतिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया उतने राजनीतिक सिद्धांतों का उल्लेख तो राजनीति विज्ञान की जनक अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में भी नहीं है। यस, आगे बारकर के अनुसार, या बारकर ने कहा है कि भाई प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीति के बारे में जो लिखा गया है वास्तविक रूप में स्वतंत्र रूप में राजनीति के बारे में नहीं लिखा गया है, बल्कि धर्म से प्रभावित होकर के लिखा गया है। तो यह बात भी बारकर की स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजनीति के बारे में जो लिखा है वह स्वतंत्र रूप में लिखा है, धर्म से पृथक होकर के लिखा है। अतः बारकर की बात भी गलत है। फिर अगला लिखेंगे सालेटोर। सालेटोर ने कहा है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं थी उन सभी राजनीतिक विचारधाराओं में कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है। कौन करें? सालेटोर। नोट कर लें इसको भी, ठीक है। दोनों की व्याख्यांश नोट करेंगे, बारकर, सालेटोर। इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह वास्तविक रूप में राजशास्त्र का महान ग्रंथ है या महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थात कौटिल्य की रचना जो अर्थशास्त्र है वह राजशास्त्र का महत्वपूर्ण महान ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र से पहले राजनीति के बारे में जो भी लिखा गया था वह अव्यवस्थित था, अस्त व्यस्त रूप में था। उन सबको एकीकृत रूप में एक जगह स्थान देने में कौटिल्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है कि इस ग्रंथ के महत्व के 4 कारण हैं। अर्थात क्या कारण है कि वास्तव में कौटिल्य से पहले हमने मनु की मनुस्मृति का अध्ययन किया, लेकिन मनुस्मृति
मूलतः एक धार्मिक ग्रंथ है। मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री हैं, जबकि कौटिल्य एक राजशास्त्री हैं। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के महत्व के क्या कारण है? मतलब आज भी हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में कौटिल्य की तुलना यूनान के जो राजनीतिक वैज्ञानिक जनक अरस्तु हैं उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स से की जाती है कि भाई हमारा कौटिल्य अरस्तु से किसी भी रूप में कम नहीं है, और वास्तव में कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र को बहुत कुछ दिया है। तो वो दिया क्या है, क्या दिया है, इसके आधार पर हम समझेंगे इस ग्रंथ मतलब कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र, इस ग्रंथ के महत्व के 4 कारण हैं। मतलब अर्थशास्त्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, मतलब कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है इसका इतना इंपोर्टेंस क्यों है, इतना महत्व क्यों है, आखिर क्या कारण है? तो इसके 4 कारण हैं, नोट करें बेटा। नंबर 1, यथार्थवादी विचारक। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो कौटिल्य हैं वो एक प्लेटो की तरह कल्पनावादी विचारक नहीं थे। 9, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी है, तो रिपब्लिक में आदर्श की बातें की गई हैं, आदर्श राज्य की स्थापना की बात की गई, दार्शनिक राजा के शासन की बात की गई, यहाँ तक कहा गया है जो राजनीति में भाग लेगा वह जो है संपत्ति और परिवार से अलग रहेगा। प्लेटो की रिपब्लिक में लिखी गई बात तो केवल कल्पना की बात की गई प्लेटो की रिपब्लिक में, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काल्पनिक बातें नहीं की गई है, बल्कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में वो बातें लिखी हैं जो कि व्यवहार में अपनाई गई है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो एक अध्यापक थे और ये व्यवहारिक राजनीति में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियों ने कौटिल्य को बाध्य किया और इसलिए इनको व्यवहारिक राजनीति में भाग लेना पड़ा और व्यवहारिक राजनीति में भाग लिया। वास्तविक रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने वाले भी कौटिल्य हैं, और ऐसी स्थिति में वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य कुछ भी नहीं थे, सब कुछ कौटिल्य ही थे। कौटिल्य ने जैसा कहा उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शासन संचालन करते थे, नियम बनाते थे। अतः कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो कुछ भी लिखा है कल्पना के आधार पर नहीं लिखा, बल्कि यथार्थवादिता के आधार पर लिखा है, व्यवहारिकता के आधार पर लिखा है। इसलिए इस ग्रंथ का महत्व है। यथार्थवादी विचारक, कौटिल्य के यथार्थवादी विचारक थे। दूसरा है राजनीति पर स्वतंत्र रूप से लिखा, मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो कौटिल्य ने राजनीति पर स्वतंत्र रूप से ऐसा लिखेंगे आप, स्वतंत्र रूप से लिखा। मतलब ये कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत देखा जाए तो राजनीति और धर्म को पृथक नहीं किया गया था। प्राचीन भारत में राजनीति और धर्म का समन्वय था, संगम था, लेकिन कौटिल्य ने वास्तव में अपनी जो रचना अर्थशास्त्र लिखी है, इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने राजनीति पर जो कुछ भी लिखा है स्वतंत्र रूप से लिखा, मतलब धर्म से पृथक होकर के, धर्म से अलग होकर के राजनीति के बारे में लिखा है, इसलिए भी इसका योगदान या महत्व है। तीसरा है राजनीति विषयक सभी ग्रंथों का सार। कौटिल्य से पहले जितने भी राजनीति के बारे में ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी ग्रंथों का सार कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में, इसलिए भी इसका जो है महत्व है इस ग्रंथ का। कौन से ग्रंथ का? कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र का। और चौथा है सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन प्रदान किया। वास्तव में देखा जाए तो कौटिल्य के समय में जब उनके सामने ही सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया, तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने देखा कि भारत जो है कितने ही नरेशों के अधीन था, प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग नरेश राजा थे। तो भारत वास्तव में जैसे मैकियावली के समय में इटली 5 भागों में बटा हुआ था, केवल 5 भागों में बटा हुआ था, तो मैकियावली का सपना था कि इटली का एकीकरण करना है। ठीक यही बात हम भारत के बारे में, कौटिल्य के बारे में कह सकते हैं कि कौटिल्य ने भी अपने समय में ये दृढ़ संकल्प किया था कि भारत का एकीकरण हो, क्योंकि भारत वास्तविक रूप में टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा थे। और वहाँ कौटिल्य ने ये भी देखा कि जो भारत के नरेश थे, जो राजा थे, वो स्वयं जो है सिकंदर का साथ दे रहे थे, तो इसलिए इन्होंने संकल्प किया था कि भारत का एकीकरण करना है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत कौटिल्य ने भारत का एकीकरण करने के लिए जो कार्य किया वही कार्य मैकियावली ने इटली में किया। अतः मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है पूरी दुनिया के संदर्भ में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली को माना जाता है। ये भी आपको नोट करना है। मैकियावली की पुस्तक का भी नाम नोट कर लेंगे। मैकियावली की पुस्तक है द प्रिंस, राजा। ठीक है बेटा, ये मैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक समझा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। लगभग 46 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है बेटा, तो अब इन्होंने जो है सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, मतलब वास्तविक रूप में चंद्रगुप्त
मौर्य के महामंत्री थे और इन्होंने पूरे भारत को एकजुट किया था, पूरे भारत को एकजुट किया था। अतः हम कह सकते हैं कि इन चार कारणों के आधार पर कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि भाई कौटिल्य शासन कहलाता था, कौटिल्य का महान प्रतिपादक था। दूसरा पार्ट लेंगे हम कौटिल्य का जीवन परिचय, सामान्य परिचय लेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान दें बेटा कि जो कौटिल्य है वास्तविक रूप में उसके 3 नाम प्रचलित हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। नोट करें, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, मुख्यतः इसके 3 नाम जो है प्रचलित हैं। और चाणक्य के बारे में, चाणक्य नाम के बारे में कहा जाता है कि भी चाणक्य इनके पिता का नाम था। क्या? पिता का नाम चाणक्य था और इस आधार पर कहा जाता है कि भी इनको भी जो है चाणक्य कह दिया गया, जबकि वास्तविक रूप में इनका नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे, कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले, ध्यान दें बेटा, कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। अर्थात वास्तविक रूप में जो कौटिल्य है वो मौर्य साम्राज्य के आधारशिला रखने वाले थे और चंद्रगुप्त मौर्य का ये समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जो सम्राट बनाने वाले थे वो वास्तविक रूप में कौटिल्य ही थे, सब कुछ कौटिल्य ही थे। फिर आगे मैंने लिखा है, अब आपसे एग्जाम पूछ रह जाएगी कौटिल्य का मुख्य जो उद्यम था, कार्य था, वो क्या था? अध्यापन था। ये टीचर थे, एक अध्यापक थे। मैंने लिखा है कौटिल्य का उद्यम अध्यापन कार्य था। लेकिन जब इन्होंने, जैसे देखो मैं यहाँ एक आपको सूत्र देता हूँ बेटा, कुछ विचारक ऐसे होते हैं जो वास्तविक रूप में जो है राज दार्शनिक की उसमें योग्यता होती है लेकिन वो राजनेता बन बैठते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वास्तविक रूप में राजनेता बनने की इच्छा होती है लेकिन वो राज दार्शनिक बन बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें राज दार्शनिक की क्षमता होती है लेकिन राजनेता बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राजनेता बनने की क्षमता रखते हैं लेकिन दार्शनिक बन बैठते हैं। जैसे आप देखिएगा यूनान के हम उदाहरण देते हैं, प्लेटो की रिपब्लिक। तो प्लेटो ने अपनी युवावस्था में स्पष्ट रूप में कहा था कि मैं व्यवहारिक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूंगा, लेकिन उनके गुरु सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया बिना किसी गलती के, तो उन्होंने वास्तविक रूप में व्यवहारिक राजनीति में भाग लेने से मना कर दिया और वो दार्शनिक बन बैठे। भारत की बात की जाए तो जैसे आधुनिक समय का उदाहरण है, हम तिलक के बारे में कहें तो तिलक में दार्शनिक बनने की क्षमता थी लेकिन चूंकि भारत गुलाम था इसलिए वो दार्शनिक तो नहीं बने लेकिन वो क्या बन गए बेटा? राजनेता बन गए। ठीक है, ये बात कौटिल्य की आती है कि वास्तव में कौटिल्य थे तो एक अध्यापक थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो है राजनीति के बारे में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की। क्योंकि परिस्थितियों से प्रभावित होकर, परिस्थिति विवश होकर के ऐसा किया है। तो तिलक भी परिस्थितियों से प्रभावित हुए, कौटिल्य भी परिस्थितियों से प्रभावित हुए हैं और प्लेटो भी परिस्थिति से प्रभावित हुए। तो कोई भी विचारक विशेष हो बेटा समय विशेष की परिस्थिति से प्रभावित होता है, भले वो प्लेटो हो, भले वो अरस्तु हो, भले कौटिल्य हो, भले वो मनु हो। चलिए, फिर मैंने लिखा है यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, मतलब इसकी व्याख्या करूंगा मैं। जब यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो आक्रमण क्या, तो उस समय कौटिल्य ने देखा कि भी भारत के ही जो नरेश थे, राजा थे, उन्होंने भी जो है सिकंदर का साथ दिया। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने संकल्प किया था कि भाई भारत को एकजुट करना जरूरी है, भारत का एकीकरण जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जो कौटिल्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त, अर्थात शिष्य चंद्रगुप्त के द्वारा नंद वंश का विनाश करा करके अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। मतलब ये कौटिल्य थे जिन्होंने कि चंद्रगुप्त के द्वारा नंद वंश का जो उस समय शासक था दहनानंद था, तो दहनानंद बड़ा अत्याचारी था, तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक नंद वंश का सफाया नहीं करूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। मतलब शिष्य चंद्रगुप्त के द्वारा नंद वंश का विनाश करा करके अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया, पूरे भारत को एकजुट किया इन्होंने। ये चंद्रगुप्त के महामंत्री के रूप में, हालांकि महामंत्री कह रहे हैं हम इसको, लेकिन कौटिल्य सब कुछ थे, महामंत्री नहीं थे, सब कुछ थे। आगे मैंने लिखा है यहाँ, तत्कालिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, अर्थात इसी ही पृष्ठभूमि में इन्होंने वास्तविक रूप में अपनी रचना अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थात जब इन्होंने चंद्रगुप्त के द्वारा नंदवंश का विनाश करा करके अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया था, तो उन्हीं परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। इसलिए जो अर्थशास्त्र है वह एक व्यवहारिक ग्रंथ है, इसलिए मैंने कहा ये एक यथार्थवादी विचारक है, ये आदर्शवादी नहीं यथार्थवादी है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में ध्यान दें। अब
चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हैं कौटिल्य, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये कौटिल्य महामंत्री थे, महामंत्री होते भी इन्होंने त्याग का आदर्श रखा। मतलब महामंत्री होते भी इन्होंने सब कुछ का त्याग किया। इन्होंने कितना त्याग किया, ये एक तपस्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो कैसे करते थे ये तपस्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत, इसके बारे में एक विद्वान है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने अपनी रचना मुद्रा राक्षस में कहा है, क्या कहा है, नोट करें, कहा है कि कुटिया के एक और गोबर के ऊपलों को, मैं पूरा बोलूंगा, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, कुटिया के एक और गोबर के ऊपलों को, जो कंडे होते हैं गोबर के ऊपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है। और जो कौटिल्य की कुटिया है, उस कुटिया के ऊपर लकड़ियों के गट्ठर पड़े हुए हैं, जिससे उसकी कुटिया की जो छत है वह छत उस वजन से दब रही है। और वास्तविक रूप में ये त्याग के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मतलब महामंत्री होते हुए भी इनकी जो कुटिया थी, उस कुटिया की जो तस्वीर थी वो ऐसी थी कि हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में एक महामंत्री नहीं, बल्कि ये तो एक तपस्वी, एक सन्यासी है। तो एक त्याग का आदर्श स्थापित किया था ये महामंत्री होते हुए भी कौटिल्य ने। अगर आज के जो मंत्री होते हैं, आज के जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, तो मैं कहूँगा कि उनको भी थोड़ा बहुत कौटिल्य से कुछ सीख लेना चाहिए। चलिए, नंबर 1 पार्ट, दूसरा पार्ट जीवन परिचय होगा। तीसरा पार्ट लेते कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मतलब कौटिल्य की जो रचना है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहले तो देखेंगे कि अर्थशास्त्र की रचना कब की गई, इसको कब लिखा गया। तो अब इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन जिसके ऊपर सर्वसम्मति पाई जाती है हमने केवल उसको नोट किया। तो नोट करें, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये रचना मानी जाती है। क्या? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये रचना मानी जाती है। कौन? अर्थशास्त्र। और फिर दूसरे रूप में लिखेंगे कि मौर्यकालीन रचना मानते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये मौर्यकालीन रचना मानी जाती है कि मौर्य काल के अंतर्गत ये लिखी गई है। और इसके बारे में जो समर्थक विद्वान है वो है जायसवाल, फ्लीट, आधा फ है फ्लीट, स्मिथ, गणपति शास्त्री, DR भंडारकर और NN लो। मतलब ये जो है इसका समर्थन करते हैं कि भी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये रचना है। कौन? अर्थशास्त्र। ये जो ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है और इसी के ऊपर सर्वसम्मति पाई जाती है कि वास्तविक रूप में जो रचना है वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। बाकी अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको तो इतना नोट कर लेना बस 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा। अब अगली बात सबसे पहले ये लेंगे हम कि जो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का कौटिल्य ने क्या अर्थ बताया है। तो इन्होंने अपनी रचना या अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंतिम अधिकरण 15वें अधिकरण के अंतर्गत ही अर्थशास्त्र का अर्थ लिखा है, अर्थ बताया है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अधिकरण अर्थशास्त्र का अर्थ बताया है। क्या अर्थ बताया है, नोट करें, लिखें आप यहाँ, अर्थशास्त्र का अर्थ कौटिल्य के अनुसार। मतलब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का क्या अर्थ बताया है, अपनी जो रचना है ना इनका जो ग्रंथ अर्थशास्त्र, इसका क्या अर्थ बताया है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र है, नोट करें यहाँ, अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है, वो अर्थशास्त्र है। तो ये अर्थशास्त्र का इन्होंने अर्थ बताया। तो मुख्य बात यहाँ ये आ गई कि अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। मतलब जो भूमि है जिसके ऊपर लोग रहते हैं और उस भूमि की रक्षा किस तरीके से की जाएगी, इसी को इन्होंने अर्थशास्त्र कहा है। ठीक है बेटा। अब एक विद्वान है, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, ये पूरा लिखे आप, मैं बोलूँगा, मैंने तो केवल संकेत दिया है क्योंकि इस तरीके सारी बातें यहाँ नोट करूँगा तो बेटा जगह कम हो जाती, इसलिए मैं संकेत दे देता हूँ। तो लिखें आप यहाँ डॉक्टर आलतेकर भी बोल देते इसको, आप लिखेंगे डॉक्टर आलतेकर, आधल है, आलतेकर ने कहा है। आलतेकर के अनुसार राजशास्त्र के वाङ्मय में, नोट करें, राजशास्त्र के वाङ्मय में
अर्थशास्त्र, फिर से बोल रहा हूँ, राजशास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र उसी प्रकार निहित है जैसे व्याकरण शास्त्र में पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी है ना, उसकी रचना हो गई है। तो ये डॉक्टर अल्तेकर ने कहा था, एग्जाम पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमने लिखा चार विद्या। बेटा कौटिल्य ने अपनी जो रचना अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत चार विद्याओं की चर्चा की, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पर भी कर दी है, चार विद्याएं ना। तो चार विद्याओं की चर्चा की है, और जो चार विद्याएं हैं इनके नाम है, नंबर 1, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी यहाँ ले रहे हैं, इनके ग्रंथ के बारे में क्या विषय वस्तु है, तो ये बहुत जानना जरूरी है। और आज हम थोड़ा सा इसको व्यापक रूप में बता रहे हैं। मनु के साथ ही मैंने बताया था, और ये बताया था कि भाई कौटिल्य ने जो है चार विद्याएं बताई हैं, जबकि मनु ने 3 बताई थी, है ना। मैं बता रहा हूँ आज फिर चार विद्याएं। आन्वीक्षिकी में दर्शन और तर्क की चर्चा की जाती है। दूसरा है त्रयी में धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान होता है। वार्ता में कृषि और व्यापार की बात की जाती है। और दंड नीति में शासन कला और राजशास्त्र की बात की जाती है, राजनीति शास्त्र की बात की जाती है। अब कौटिल्य ने तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, चार विद्याओं की चर्चा की है, और इनके अंतर्गत वास्तविक रूप में सबसे महत्वपूर्ण दंड नीति को माना है। मनु ने दंड नीति को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन मनु ने आन्वीक्षिकी को शामिल नहीं किया है। केवल त्रयी, वार्ता और दंड नीति 3 विद्याएं बताई है मनु ने, लेकिन फिर भी मनु ने दंड नीति को महत्वपूर्ण माना है। ठीक इसी प्रकार से कौटिल्य ने भी दंड नीति को महत्वपूर्ण माना है, और ये कहा है कि आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता का जो आधार है वो दंड नीति है। कौन कह रहे हैं ये बात? कौटिल्य। लेकिन फिर कह रहा हूँ, मनु ने केवल त्रयी, वार्ता और दंड नीति की बात की है, जबकि कौटिल्य चार विद्याएं बता रहे हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। किसमें किस किस का अध्ययन होता है मैंने आपको बता दिया। आन्वीक्षिकी में दर्शन और तर्क का, त्रयी में धर्म अधर्म वेदों का, वार्ता में कृषि और व्यापार का, और दंड नीति में शासन कला राजनीति शास्त्र का। ठीक है बेटा। चलिए अब हम मूल बात पर आते हैं कि कौटिल्य का जो ग्रंथ है, जो कि एक व्यवहारिक ग्रंथ है, क्योंकि कौटिल्य यथार्थवादी विचारक थे, ये काल्पनिक विचारक नहीं थे। तो जो अर्थशास्त्र है, मनु की मनुस्मृति तो 12 अध्यायों में बटी हुई है, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसको हम अपने शब्द में कहें तो 15 अध्याय बोल देंगे, लेकिन इन्होंने अध्याय नाम नहीं दिया है। कौटिल्य ने अधिकरण का है, इसलिए आप लिखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। नोट करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र क्या है? इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है, इनकी पुस्तक है ना। तो लिखे कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। अब ये 15 अधिकरण कौन कौन से हैं, किस अधिकरण में किसकी चर्चा की है, ये मैंने नोट भी कर दिया है, कुछ मैंने नोट नहीं किया है, मैं आपको लिखा दूंगा, आप समझते जाएं। पहला अधिकरण लिखें, प्रथम अधिकरण, पहला अधिकरण है विनयाधिकरण। नोट करें, विनयाधिकरण के अंतर्गत कौटिल्य ने राजा के जीवन से संबंधित बातों का उल्लेख किया है, जैसे इसकी रात्रिचर्या, दिनचर्या इत्यादि, इन सब का उल्लेख किया है। दूसरा है अनक्ष प्रचार, आधा न आएगा, अनक्ष प्रचार, ये दूसरा अधिकरण हो गया, अनक्ष प्रचार। दूसरे अधिकरण के अंतर्गत कौटिल्य ने प्रशासनिक अध्यक्षों के बारे में चर्चा की है। तीसरा है धर्म स्थीय, बेटा नोट करेंगे, तीसरा अधिकरण है धर्म स्थीय, आधा से थी ये, धर्म स्थीय। इस अधिकरण के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई किस तरीके से की जाएगी, मुकदमों की सुनवाई से संबंधित चर्चा की गई है, या मुकदमों से संबंधित विषय वस्तु की चर्चा इसमें की गई है। चौथा है कंटक शोधन। कंटक का मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे कि असामाजिक तत्व अपराधी। कंटक शोधन के अंतर्गत, मतलब कंटक शोधन चौथा अधिकरण है। कंटक शोधन के अंतर्गत कौटिल्य ने दंड विधान का उल्लेख किया है कि भाई किस अपराधी को कितना दंड दिया जाएगा। तो नोट करेंगे, कंटक शोधन में दंड विधान का उल्लेख किया गया है। और पांचवा अधिकरण योग व्रत। पांचवें अधिकरण के अंतर्गत, जिसका नाम योग व्रत है, इसमें राज कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। क्या? राज कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा। छठा है मंडल योनि।
छठा अधिकरण है मंडल योनि। नोट करें, छठा अधिकरण है मंडल योनि। मंडल योनि के अंतर्गत कौटिल्य ने शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपायों का उल्लेख किया है। क्या? शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपायों का उल्लेख किया है। और सातवां है साठ गुण। साठ गुण अर्थात सातवें अधिकरण के अंतर्गत कौटिल्य ने शत्रु के प्रतिकार के उपाय बताए हैं। शत्रु के प्रतिकार के उपाय बताए हैं। और आठवां है व्ययस, नोट करें, व्यसनाधिकार। व्ययसनाधिकार, फिर से बोल रहा हूं मैं, व्यसनाधिकारक, पूरा लिखेंगे व्यसनाधिकारक। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य की विपत्तियों के मूल कारणों को उल्लेख किया है कि भी राज्य में जो विपत्ति आती है उन विपत्ति के मूल कारण क्या है। नोट करें, विपत्तियों के मूल कारणों का उल्लेख किया है और इसके साथ में ही इन विपत्तियों को कैसे दूर किया जाए इसके उपाय भी बताए हैं। किसमें? व्यसनाधिकारक के अंतर्गत। और नौवां अधिकरण है अभियारकर्म। फिर से बोल रहा हूं, अभियारकर्म। फिर से बोल रहा हूं, अभियारकर्म। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने, मतलब नौवें अधिकरण के अंतर्गत कौटिल्य ने विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व, विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व की जो प्लानिंग है, जो योजना है, उसके बारे में लिखा है। 10वां है सांग्रामिक। फिर से बोल रहा हूं, सांग्रामिक। 10वां अधिकरण है सांग्रामिक। सांग्रामिक के अंतर्गत कौटिल्य ने विजय के लिए युद्ध के नियमों का उल्लेख किया है कि विजय प्राप्ति के लिए युद्ध किस तरीके से किया जाए, युद्ध के नियमों का उल्लेख किया है। किसमें? 10वें अधिकरण में, जिसका नाम है सांग्रामिक। और बेटा 11वां है संघविरत। नोट करें, संघविरत। 11वें अधिकरण के अंदर कौटिल्य ने राज्य के अंतर्गत फूट डालने की विधियों का उल्लेख किया है कि किस राज्य के अंतर्गत किस तरीके से फूट डाली जाए ना। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत के अंतर्गत फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई थी, तो यहाँ पर कौटिल्य यही बात कह रहे हैं। अर्थात फूट डालने की विधियों का उल्लेख किया है कि भाई राज कर्मचारियों में, मंत्री परिषद में है, राजा और राजा के साथ में मंत्री परिषद आपस में फूट कैसे डाली जाए, राजा और राजा की पत्नी में कैसे फूट डाली जाए, तो इसके बारे में व्यापक रूप में उल्लेख किया है। ठीक है बेटा, ये संग्रह हो गया। 12वां अधिकरण है अवलियस। नोट करें, अवलियस। अवलियस के अंतर्गत कौटिल्य ने, मतलब 12वें अधिकरण जिसका नाम है अवलियस अधिकरण के अंतर्गत कौटिल्य ने निर्बल राजा प्रबल राजा के, फिर से बोल रहा हूं मैं, निर्बल राजा प्रबल राजा के प्रतिकार के बारे में चर्चा की है। मतलब जो निर्बल राजा है, जो कमजोर राजा है, प्रबल राजा का प्रतिकार कैसे करे, प्रबल राजा शक्तिशाली राजा से कैसे बचे। ठीक है, जैसे इन्होंने कह दिया कि जो कमजोर राजा है वो शक्तिशाली राजा की शरण में, जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो परराष्ट्र या अंतर्राज्य संबंधों का सिद्धांत देखेंगे तो उसमें मंडल सिद्धांत है, नीति के 4 उपाय है, 6 गुणी मंत्र है, संधि विग्रह यान आसंद अधिभाव संश्रय, है ना। तो ये जब सारी बातें आएंगी तो ये उसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है बेटा। और इसके बाद में 13वां अधिकरण है दुर्ग लंबोपाय। नोट करें, दुर्ग लंबोपाय, ये 13वां अधिकरण है। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने शत्रुओं की जो दुर्ग है उनका विनाश कैसे किया जाए इसके बारे में लिखा है। और 14वां अधिकरण है, लिखें औपनिषदक। लिखें, ये ओ है, औपनिषदक, औपनिषदक। 14वां अधिकरण है औपनिषदक। औपनिषदक के अंतर्गत बेटा लिखें औपनिषदक के अंतर्गत, अर्थात 14वें अधिकरण के अंतर्गत कौटिल्य ने जादू टोने की चर्चा की है। विष, जादू टोना, मतलब शत्रुओं को विष के माध्यम से, जादू टोने के माध्यम से कैसे उनका विनाश किया जाए इसकी चर्चा व्यापक रूप में की है। क्योंकि अर्थशास्त्र मैंने स्वयं ने पढ़ी है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि 14वें अधिकरण के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। और 15वां अधिकरण है जिसका नाम इन्होंने ये लिखा है 15वां अधिकरण, ये नाम लिखा है इन्होंने 15 अधिकरण। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने जो है
अर्थशास्त्र का अर्थ बताया, अर्थात जो इनकी रचना ग्रंथ अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का अर्थ बताया। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ मतलब अपने ग्रंथ का अर्थ, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र का अर्थ कौटिल्य ने किस अधिकरण में बताया? तो आपका आंसर होगा अंतिम अधिकरण, 15वां अधिकरण। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ना, अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हुए कौटिल्य कहते हैं, तो ये जो बात लिखी है कौटिल्य ने वो 15वें अधिकरण में लिखी है। ये हो गए जो है कौटिल्य की रचना ग्रंथ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। तो ये जो सारी विषय वस्तु है, इस सारी विषय वस्तु को अब हम आगे एक एक करके आपको समझा देंगे। मतलब अब इसके बाद में कौटिल्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी हम एक एक करके आपको समझा देंगे। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप कौटिल्य के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकें और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये हो गया कौटिल्य जीवन परिचय और इसकी रचना अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। मुझे पूरा विश्वास है आप कौटिल्य का सामान्य जो परिचय है वो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।